हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। हम लोग पद पढ़ रहे थे। पद में आपका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका 5वां टॉपिक चल रहा था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने जो है इनके जो है आधा पॉइंट्स लगभग कंप्लीट कर लिया था, आधा, और आधा आपका बचा हुआ है। ठीक है, इनके जो विशेष तत्व थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट था इनमें, तो आधा हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया था, आधा बचा हुआ है, तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी जो है आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जितना भी वीडियो आपको बन चुके हैं पहले उन्हें जरूर देखिएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी है उसके आगे ही देखिएगा। ठीक है, तो क्योंकि क्रम से रहेगा तभी आपको समझ में आएगा कि हमें आगे इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक क्रम से ही पढ़िएगा। तो बाकी जो बच्चे टीएसटी पीएचडी इनकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें। ठीक है, हिंदी जिनका सब्जेक्ट है उन्हें जरूर शेयर करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने इनके बारे में क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, ताकि याद भी रहे कि याद है कि भूल ही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले अगर इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना क्या थी? हिंदी साहित्य का इतिहास। रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन जरूर याद रखिएगा कि प्रकाशन पूछा जाता है। 1929 में हुआ था। प्रकाशक संस्था क्या थी? तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। और अगर इसकी पद्धति पूछी जाती है तो विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी के अगर जनक पूछे जाते हैं, विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, तो आप तेन बताओगे। ठीक है, विधेयवादी पद्धति के जनक तेन थे। और अगर इसके विशेष तथ्यों के बारे में बात करें कि क्या क्या हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया था, तो इसमें जो है 997 रचनाकारों का परिचय दिया गया है, जो कि लगभग 1000 के आसपास है। ठीक है, 997 रचनाकारों का परिचय दिया गया है। और बाकी इसके बारे में कहें कि इसका जो पूर्व नाम था हिंदी साहित्य का विकास था। ठीक है, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था, लिखा गया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से। बाकी जब ये विस्तृत और काफी ज्यादा हो गया तो इसके जो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास नाम 1929 में इसका जो है प्रकाशित हुआ ये। और अगर इसके इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो संशोधित और परिवर्धित संस्करण था वो 1940 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका संशोधित और परिवर्धित जो संस्करण था वो 1940 में प्रकाशित हुआ। खास ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या के स्थान पर उनके जो ज्यादा साहित्यिक महत्व थे उनके बारे में स्थान पर उनको स्थान दिया गया था। ठीक है, जो ज्यादा साहित्यिक महत्व रखते थे इस आधार पर उनको स्थान दिया गया था इस रचना में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो युगों का काल विभाजन किया था 4 भागों में किया था। ठीक है, आदिकाल, वीरगाथा काल भी कहा था, पूर्व मध्य काल, आपके भक्ति काल का भी कहा गया है। ठीक है, युगों का इन्होंने दोहरा नामकरण किया था, तो दोनों नाम याद रखिएगा। पूर्व मध्य काल तो आपका भक्ति काल, और उत्तर मध्य काल और आपका रीति काल हो गया। आधुनिक काल गद्य काल। ज्यादातर इनका गद्य काल पूछा जाता है या वीरगाथा काल पूछा जाता है कि किसने नाम दिया है, तो आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया है। ठीक है, तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा कि आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा था। और लगभग इतनी चीजें हम लोगों ने और बाकी अगर प्रथम कवि पूछा जाता है कि प्रथम कवि किसे माना हिंदी का, तो हिंदी का प्रथम कवि जो है मुंज या भोज को इन्होंने माना था। ठीक है, बाकी शिव सिंह सरोज की बात करें तो उन्होंने पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना। और आपके रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, तो मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना था। इतना लगभग हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। आज इसका सेकेंड वीडियो में आगे हम लोग इसके बात करते हैं। ठीक है, काल विभाजन हो गया था, बाकी इसके बारे में आगे बात करें तो लगभग 10 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज 11वें पॉइंट से ही बात करेंगे। ठीक है, 11वां पॉइंट डाल लीजिएगा। इसमें जो है प्रत्येक युग की राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक जो है आपके पृष्ठभूमियों की विवेचना की गई थी। ठीक है, और जो इसमें गौड़ रचनाकार थे उनको फुटकल श्रेणी में रखा गया था। जो ज्यादा महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, रचनाकार थे, उनको ही इस रचना में महत्व दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट्स थे जो कि हम लोग लिख लेते हैं इनको। प्रत्येक युग प्रत्येक युग की राजनीतिक,
प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, साहित्यिक, पृष्ठभूमियों की विवेचना। साहित्यिक पृष्ठभूमियों की विवेचना। आगे इसमें इनका 12वां पॉइंट्स देखें तो क्या था? कवियों, रचनाकारों की रचनाओं की समीक्षा तथा वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया था। वैज्ञानिक विश्लेषण का समावेश था। ठीक है, जो रचनाकार थे उनकी रचनाओं की समीक्षा की और वैज्ञानिक विश्लेषण का समावेश भी इसमें आपकी रचना में था। 13 में लिखिएगा, 13 में गौड़ रचनाकारों को फुटकर श्रेणी में रखा था। फुटकर श्रेणी में रखा था। गौड़ रचनाकारों को फुटकर श्रेणी में रखा था। 14 देखें तो जो अधिक महत्वपूर्ण रचनाकार थे उनको ही स्थान दिया गया था। अधिक महत्वपूर्ण रचनाकारों स्थान दिया गया था। अधिक महत्वपूर्ण रचनाकारों को ही स्थान दिया गया है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कि प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमियों की विवेचना किया था इन्होंने। और जो भी प्रत्येक युग के बारे में बताया था तो उसके बारे में इन्होंने पूरा विस्तृत एक तरीके से कह सकते हैं कि विवेचना किया था। बाकी रचनाकारों की जो रचनाएं थी उसकी समीक्षा, वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। और रचनाकारों का जो गौड़ रचनाकार थे उनको जो है फुटकर श्रेणी में रखे थे। अधिक महत्वपूर्ण रचनाकारों को ही स्थान इसमें दिया गया था। जो काफी महत्वपूर्ण थे उन्हीं को जो है स्थान दिया गया था। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखते हैं आगे की जो है जो इनकी रचना थी हिंदी साहित्य का इतिहास, वो किन किन आधारों पे लिखी गई थी। ठीक है, उसका आधार ग्रंथ क्या क्या है आगे देखते हैं। पंद्रहवां पॉइंट डालिएगा, शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित
निम्नलिखित रचनाओं को निम्नलिखित रचनाओं को आधार के रूप में ग्रहण किया। ठीक है, शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाओं को जो है आधार के रूप में ग्रहण किया था। कौन कौन सी थी? तो आपके मिस्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, ये रचनाएं थी जिनको जो है इन्होंने अपने आधार ग्रंथ के रूप में जो है शामिल किया था। इसमें अगर फर्स्ट डालें तो देखेंगे मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद के बारे में इनके खुद के कथन थे कि मैंने जो कवियों के परिचयात्मक विवरण लिया है वो मिस्र बंधु विनोद से ही लिया है। ठीक है, इनके कथन भी देख लीजिएगा। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किया। है। ठीक है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किया है, ये रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं कहा था। बाकी दूसरी देखें तो दूसरी रचना कौन सी थी? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला, ये रचना किसकी थी? श्याम सुंदर दास की थी। श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना थी। तीसरा देखेंगे कविता कौमुदी, कविता कौमुदी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी। चौथी कौन सी है? ब्रज माधुरी सार, ब्रज माधुरी कविता कौमुदी ब्रज माधुरी सार आपका वियोगी हर की थी। ये था आपका जो है इनके पॉइंट्स थे। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाओं का आधार लिया था। कौन कौन की जो है रचना थी? तो मिस्र बंधु विनोद, जो कि पता है मिस्र बंधुओं की रचना है ये, और हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार, वियोगी हर की रचना। इतनी रचनाओं को, 4 रचनाओं को इन्होंने अपना आधार ग्रंथ बनाया था। ठीक है, इन्हीं के आधार पर जो है अपना उन्होंने रचना की। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखिएगा, साथ में इनके रचनाकारों के नाम भी याद रखिएगा, किसने लिखा है इनको। तो आपके हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि। ठीक है, इतने पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। और आगे देखें हम लोग, इसमें कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, क्योंकि आपके रामचंद्र शुक्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ना। आपका कहीं भी पेपर में कोई भी इसमें पॉइंट्स बन सकता है, तो इसलिए सभी को पढ़ना जरूरी है इनके बारे में।
इसमें अगर 16वां पॉइंट देखें तो 16वां पॉइंट देखें तो शुक्ल जी के इतिहास शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ कहाँ से हुआ था? सिद्धों की वाणियों से हुआ था। ठीक है, किसकी वाणियों से हुआ था? तो सिद्धों की वाणियों से हुआ। है, सिद्धों की वाणियों से हुआ है। इस इतिहास ग्रंथ का लेखन में जो है शुक्ल जी को केदारनाथ पाठक का जो है बहुत ज्यादा सहयोग मिला था हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप इसमें जरूर डालिएगा कि केदारनाथ पाठक का इनको इस लेखन में बहुत ज्यादा सहयोग मिला था। इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को केदारनाथ पाठक से बहुत सहयोग मिला। ठीक है, बहुत सहयोग मिला था। इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को केदारनाथ पाठक से बहुत ज्यादा सहयोग मिला था। ये पॉइंट्स इनके इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से हुआ था। इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को केदारनाथ पाठक से बहुत सहयोग मिला था। ये आपके इनके विशेष तथ्य हो गए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इनके एक एक पॉइंट्स को आपको अच्छे से लर्न करना है, कोई भी पॉइंट्स इसमें से आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पॉइंट्स इनमें लिखाए गए हैं, इनकी रचना के बारे में, इनके आपके चाहे वो आपके सन हो गए, ठीक है, प्रकाशन वर्ष हो गया, तो इनके बारे में एक एक चीज अच्छे से लर्न करिएगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए कुछ भी इसमें से मत छोड़िएगा। ठीक है, बाकी चीजों में था कि आपका क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, आप जो है उसमें से बहुत चीजें याद करो और काफी चीजें छोड़नी भी रहती। लेकिन रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके बारे में आपको सारे तथ्य जितने भी लिखाए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो भी सभी एग्जाम्स के लिए भी जहां भी आते हैं आपके, चाहे टीएसटी पीएचडी एलडी कहीं भी आता है, तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन मिलते हैं इनसे, तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा और बचा हुआ है वो देख लेते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य का जो इन्होंने प्रवर्तन किया था वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रथम उत्थान कब हुआ था और दूसरा उत्थान कब था। तो बस सन देख लेते हैं इनके बारे में। पॉइंट्स डालिएगा। आधुनिक गद्य साहित्य आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। पहला, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम उत्थान। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान कब था? 1868 से 1893। रामचंद्र शुक्ल का द्वितीय उत्थान।
शुक्ल का द्वितीय उत्थान। रामचंद्र शुक्ल का द्वितीय उत्थान क्या था? तो 1893 से 1918, ठीक है, ईसा में था ये। इसी को हम लोग विक्रम संवत में भी देखते हैं। विक्रम संवत में क्या था? तो 1925 से 1950, ठीक है। और नीचे द्वितीय उत्थान देखें तो विक्रम संवत में 1950 से 1975, ये विक्रम संवत में था, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, तो रामचंद्र शुक्ल का प्रथम उत्थान कब था? 1868 से 1893, फिर 1893 से 1918 ईसा में था। विक्रम संवत की अगर बात करें तो 1925 से 1950 था, और 1950 से 1975 द्वितीय था। तो ये सन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम उत्थान क्या था, द्वितीय उत्थान क्या था इनका। और बाकी रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में इतना ही था। जितने भी पॉइंट्स दिखाए गए उनको अच्छे से लर्न करिएगा। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। पूर्व नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास 1828 में लिखी गई थी, ठीक है। और अगर पद्धति की बात करें तो विधिवादी पद्धति थी। इसमें आपके 997 रचनाकारों का परिचय दिया गया था, जो कि जो आपके प्रथम कवि किसे माना था रामचंद्र शुक्ल ने? तो मुंजिया भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना गया था, ठीक है। बाकी जो गौड़ रचनाकार थे उनको फुटकर श्रेणी में रखा गया था। अधिक महत्वपूर्ण रचनाकारों का ही इसमें जो है आपका स्थान दिया गया था। और अगर बात करें तो इनके जो रचनाकार थे, तो रचनाओं को जो है रचनाकारों की रचनाओं को जो है समीक्षा किया था। वैज्ञानिक विश्लेषण का समावेश भी उसमें था। तो ये इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि पूरा याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। बाकी हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।